अब हम लोग सेकेंड कंडीशन को पढ़ेंगे। हम बताए थे कि एक इक्वेशन अगर हम लोग को दिया हुआ है तो उस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग x के दो वैल्यूज निकालते हैं। अगर उसका वेरिएबल x है तो x का दो वैल्यू निकलेगा, वेरिएबल y है तो y का दो वैल्यू निकलेगा। तो हम लोग उस इक्वेशन को सॉल्व करके x अगर वेरिएबल है, y वेरिएबल है, चाहे वेरिएबल जो भी है उसका हम लोग दो वैल्यू निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो वो दोनों का दोनों वैल्यू इक्वेशन का रूट कहलाता है, समीकरण के दो मूल कहलाते हैं। और उन दोनों मूलों का नेचर लगभग तीन तरह का होता है। तो हम बता दिए थे कि वो तीनों तरह का नेचर जो है, उस मूल की प्रकृति जो है वो कैसी है, वास्तविक होता है, अवास्तविक होता है, समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है। तो ये असमान भी हो सकता है। लगभग चार तरह के नेचर हम समझा चुके हैं हम पिछले क्लास में। तो क्या है, यही अब हम लोग को जानना है कि मतलब किसी भी इक्वेशन को बिना सॉल्व किए हम लोग कैसे समझेंगे कि उन दोनों इक्वेशन के जो दोनों जो रूट्स होंगे उस रूट का नेचर क्या होगा, उस मूल की प्रकृति क्या होगी, किस तरह की होगी, समान होगी कि असमान होगी, कि वास्तविक होगी कि अवास्तविक होगी, किस तरह की होगी। जिसमें पहला कंडीशन हम लोग समझ चुके हैं। अब दूसरे कंडीशन को अब हम लोग समझने जा रहे हैं कि दूसरा कंडीशन क्या है। हमेशा बताए थे कि श्रीधराचार्य का जो हमारा फार्मूला है उस फार्मूले में b² - 4ac के मान के ऊपर ही रूट का नेचर डिपेंड करता है, पूरी तरह से डिपेंड करता है, पूरी तरह से निर्भर रहता है b² - 4ac के वैल्यू पे। तो कल हम लोग एक तो रूल समझे थे, पिछले क्लास में हम लोग समझे थे कि b² - 4ac का वैल्यू जो है अगर 0 हो जाए तो इक्वेशन के दोनों मूल जो होंगे वो समान होंगे और वास्तविक होंगे, रियल और इक्वल होंगे। अब हम लोग इसके सेकेंड कंडीशन को अब हम लोग समझने जा रहे हैं कि यदि b² - 4ac का मान 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा मतलब b² - 4ac ग्रेटर दैन 0, ये ग्रेटर दैन का साइन, तो ग्रेटर दैन 0 हो तो उस समीकरण के दोनों मूल वास्तविक एवं असमान होंगे, वास्तविक एवं असमान होंगे। मतलब कल हम लोग इसके पहले वाला जो कंडीशन जो था उस पहले वाले कंडीशन को हम लोग पढ़े थे कि b² - 4ac का वैल्यू अगर आ जाए 0 तो वास्तविक तो होगा ही, साथ ही साथ समान होगा। लेकिन ये वाला बता रहा कि अगर हम लोग किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, मतलब कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो बिना सॉल्व किए हम लोग b² - 4ac का वैल्यू निकाल करके ही समझ सकते हैं कि उस इक्वेशन के दोनों रूट किस नेचर के होंगे, किस प्रकृति के होंगे। तो b² - 4ac का वैल्यू अगर हम लोग निकाल रहे हैं और b² - 4ac का वैल्यू अगर 0 से बड़ा आ जाए, 0 से अगर बड़ा आ जाए तो हम कहेंगे कि दोनों इस इक्वेशन के दोनों जो रूट होंगे, दोनों जो मूल होंगे वो मूल मेरा वास्तविक तो होंगे ही होंगे, लेकिन समान नहीं होंगे बल्कि असमान होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, है ना। तो if b² - 4ac is greater than 0 then the roots of the equation are real and unequal। अच्छा, तो जरा हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग विद द हेल्प ऑफ फार्मूला हम लोग अभी पहले समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का श्रीधराचार्य का हमारा फार्मूला ये था। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि b² - 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा मतलब 1 अगर ले ले तो भी 0 से बड़ा होगा, 2 ले ले तो भी 0 से बड़ा कहलाएगा, 3 ले ले तो भी 0 से बड़ा कहलाएगा, 4 ले ले तो भी 0 से बड़ा ही कहलाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग x का वैल्यू b² - 4ac के वैल्यू को हम यहाँ पे 4 लेकर के देखें। b² - 4ac का वैल्यू हम 4 ले ले रहे हैं, तो b² - 4ac इक्वल टू हम 4 ले ले रहे हैं, जो b² - 4ac इक्वल टू 4, यह 0 से बड़ा है कि नहीं है, 0 से बड़ा है। b² - 4ac का वैल्यू हम 4 ले लेंगे, तो 4 का मतलब क्या हुआ, ये 4 तो 0 से बड़ा ही है। तो 0 से बड़ा लेना होगा, कोई भी मान हम लोग ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी ले लें, लेकिन जो भी लेंगे 0 से बड़ा लेंगे।
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हम 0 से बड़ा ले रहे हैं, तो ले लिए 4, और 4 लेकर के यहाँ पुट अप करके देख रहे हैं कि x का दोनों जो वैल्यू आएगा वो कैसा आएगा, क्या आएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a है। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू यहाँ पे 4 दिया हुआ, 4 पुट अप कर दिए बाई 2a। तो x इक्वल टू माइनस बी, अब यहाँ से प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 बाई 2। तो कहने का मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस, एक बार प्लस लेकर के मान अलग होगा, एक बार माइनस लेकर के, तो प्लस 2 बाई 2a, फिर यहीं से अलग हो जाएगा x माइनस बी माइनस 2a बाई 2। अब हम लोग देख रहे हैं कि x का ये जो मान निकल के आया और ये जो मान निकल के, दोनों मान तो अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू बिल्कुल अलग अलग है। अलग अलग होने का मतलब क्या हुआ, समान है क्या? ये दोनों तो अलग अलग है, समान है क्या? नहीं, ये तो समान नहीं है, बल्कि असमान इसको कहा जाएगा, असमान कहा जाएगा। ये दोनों का दोनों वैल्यू क्या है, तो अलग अलग है। तो माइनस बी प्लस 2 बाई 2a ये जो वैल्यू आया x का, और माइनस बी माइनस 2a बाई 2a ये जो वैल्यू आया x का, ये दोनों का दोनों वैल्यू x का अलग अलग आया है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जब हम लोग 0 से बड़ा ले करके जब फार्मूले में पुटअप करके देख रहे थे, x का दोनों जो वैल्यू आ रहा है वो इक्वल नहीं आ रहा, समान नहीं आ रहा, असमान आ रहा। और साथ ही साथ वास्तविक भी आ रहा, रियल भी आ रहा। क्यों? वास्तविक कैसे समझेंगे और अवास्तविक कैसे समझेंगे? बताए थे कि अगर रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ जाए, रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाए तो वो कहलाएगा अवास्तविक, इमेजिनरी। लेकिन अगर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर नहीं है तो वो वास्तविक ही कहलाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाला जो नंबर हमारा आया, ये रूट के अंदर इसमें कोई नेगेटिव दिख रहा है? तो रूट के अंदर कोई नेगेटिव नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये वास्तविक संख्या है। और दोनों का दोनों वैल्यू अलग अलग है, मतलब ये समान भी नहीं है। तो यहाँ पे समीकरण के दोनों मूल वास्तविक एवं असमान है। तो ये वास्तविक एवं असमान हुए किस लिए? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जब 0 से बड़ा हो गया, इसलिए। तो जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू, हम लोग कोई इक्वेशन दिया हुआ उस इक्वेशन को सॉल्व करके बी स्क्वायर माइनस 4ac के वैल्यू को निकालेंगे, और उस इक्वेशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर हमारा आ जाता है 0, तो कहेंगे इक्वेशन का दोनों मूल वास्तविक और समान होगा। लेकिन अगर आ जाए 0 से बड़ा, तो हम कहेंगे कि उस इक्वेशन के दोनों जो रूट होंगे वो क्या होंगे, तो समान असमान होंगे और वास्तविक भी होंगे। तो ये हो जाता है हमारा क्या, समीकरण का दोनों मूल क्या होगा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा। तो ये हुआ हमारा क्या, तो सेकंड कंडीशन। अब इसके ऊपर हम एग्जांपल दे करके समझेंगे। ये ए नहीं रहेगा, तो माइनस बी माइनस 2 बाई 2a हो जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल अब हम लोग समझेंगे। जैसे हमको एक इक्वेशन दे दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। हम दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ये है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 लेंगे, है ना। ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, और ये भी दिया हुआ है। इस इक्वेशन का तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करके x का दो वैल्यू निकाल सकते हैं बाई फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन इस इक्वेशन का हम लोग सॉल्व करके हम लोग कोई x का एक डेफिनेट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं बाई फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि इसका फैक्टर निकलने वाला नहीं है। यहाँ पे दिख ही रहा है कि इसका फैक्टर निकलने वाला नहीं है, और इसका फैक्टर निकल जाएगा तो हम लोग इसका फैक्टर निकाल करके हम लोग x के दो वैल्यूज निकाल सकते हैं, इसका नहीं निकाल सकते। तो अगर जैसे किसी बच्चे के मन में ये बात है कि बोला गया है कि मूल की प्रकृति क्या होगी, तो जब तक मूल नहीं निकलेगा, जब तक x के दो वैल्यूज नहीं निकलेंगे, तब तक हम ये नहीं बता सकते। जिसके दिमाग में ये बात है तो क्या करेगा, इक्वेशन को सॉल्व करेगा। अगर इक्वेशन सॉल्वेबल है, इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, तब तो निकल के आ जाएगा और बच्चा बता देगा कि हाँ ये इसका आंसर क्या होगा। लेकिन अगर इस पे इक्वेशन सॉल्वेबल नहीं है, तो मान लेते कि फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं हो पा रहा, तो श्रीधर आचार्य का जब फार्मूला लगाएगा तो भी उस बच्चे को नहीं समझ में आएगा कि मतलब इस इक्वेशन का दोनों रूट क्या होगा, नहीं समझ में आएगा उतना ढंग से।
जो समझने लायक है, जिसके पास दिमाग है वो समझ जाएगा, लेकिन बाकी और कोई इसको समझ नहीं पाएगा। तो इसीलिए इक्वेशन को सॉल्व करने से अच्छा है कि इक्वेशन को बिना सॉल्व किए हम लोग जान सकते हैं। हमको एग्जाम में क्वेश्चन भी यही करता है कि बिना सॉल्व किए ये बताइए कि इक्वेशन का दोनों जो रूट होगा उस रूट की प्रकृति क्या होगी, उसका नेचर क्या होगा। तो कभी भी नेचर की बात अगर बोल दे तो रूट निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट b² - 4ac का वैल्यू को निकाल करके ही समझ सकते हैं। अगर b² - 4ac का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं और निकल के आ गया तो हम 3 कंडीशन जो बताएंगे वो 3 कंडीशन को, जो कंडीशन ये फॉलो करेगा उसी के हिसाब से रूट का नेचर बन जाएगा। तो अभी हम एग्जांपल दे रहे हैं सेकेंड वाले कंडीशन का, x² - 5x + 6 = 0 है। इस इक्वेशन का नेचर हमको जानना है, इस इक्वेशन के दोनों रूट का नेचर जानना है। यहाँ पे भी रूट का नेचर जानना है, रूट का नेचर क्या होगा ये जानना है, और यहाँ पे भी सेम वही जानना है। तो हम इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे, बाद में हम लोग सॉल्व करके हम दिखा देंगे कि सॉल्व करने से क्या आ रहा। पहले हम इक्वेशन के नेचर को हम समझ रहे हैं बिना इक्वेशन को सॉल्व किए। तो बिना इक्वेशन सॉल्व किए हम लोग कैसे समझेंगे, तो b² - 4ac का वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले b² - 4ac का वैल्यू निकालेंगे तो इक्वेशन से जान लेंगे कि a की जगह पे, b की जगह पे, c की जगह पे क्या है। इक्वेशन से a, b, c के वैल्यू को यहाँ पे चुन करके बैठाएंगे, सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि b² - 4ac का वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे a के लिए इस इक्वेशन में अगर निकालेंगे तो a के लिए a कहलाता है x² का गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो x² का जो कोएफिशिएंट है सामने कुछ नहीं है, मतलब 1 है। b का अगर बात किया जाए तो b का वैल्यू -5 है। c की बात की जाए तो c का वैल्यू 6 है। अब यहाँ पे पुट अप करेंगे तो b की जगह पे हो गया -5, उसका स्क्वायर बैठा दिए, फिर -4 इंटू a का वैल्यू 1 इंटू c का वैल्यू 6। तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, माइनस से इंटू करके हो जाएगा 24, और 25 से 24 घट जाएगा तो आ जाएगा 1। तो ये जो b² - 4ac का जो वैल्यू आया, b² - 4 = 1 आया। तो b² - 4ac का मान कितना आया, 1 आया। तो b² - 4ac = 1 है, मतलब b² - 4ac का मान 1 है। अब ये 1 0 से बड़ा है कि छोटा है, 0 से बड़ा है। तो b² - 4ac का मान 1 है, जो 0 से क्या आ गया तो बड़ा है। तो ये 0 से बड़ा है, ये 0 से बड़ा हो गया। तो अब अगर b² - 4ac का वैल्यू 0 से अगर बड़ा आ जाए, तो हम अभी बताएं कि अगर 0 से बड़ा आ जाए तो उस इक्वेशन के, उस समीकरण के दोनों जो मूल होंगे, दोनों रूट जो होंगे वो वास्तविक भी होंगे और असमान होंगे। क्या होंगे, अतः समीकरण के दोनों मूल वास्तविक होंगे, मतलब एग्जिस्टेंस होगा इस पूरे यूनिवर्स में। दोनों मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे, एवं असमान होंगे, मतलब दोनों मूल समान नहीं होंगे। अब जरा देखा जाए कि भाई इसका सॉल्व करने से क्या निकल के आ रहा। तो जब हम लोग इसका सॉल्व करेंगे, x² - 5x यहीं पे दिखा रहे हैं, x² - 5x + 6 = 0। इसका जब सॉल्व किया जाएगा तो इस इक्वेशन को कई बार हम एग्जांपल में लेकर के समझाए हैं, तो डायरेक्ट ही हम कर दे रहे हैं। इसका जब हम लोग निकालेंगे मिडिल टर्म तो x - 3 × x - 2 आ जाएगा = 0। उसके बाद आइदर और जब करेंगे x का वैल्यू निकालने के लिए, तो एक बार इसके = 0 और एक बार इसके = 0 पुट अप करेंगे और x का 2 वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो x का वैल्यू -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, और यहाँ पे भी x का जो वैल्यू निकल के आएगा वो -2 उधर जाएगा तो +2 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 3 और 2 आया। कितना आया, x का वैल्यू 3 आया और 2 आया। तो देख रहे क्या कि x का जो 2 वैल्यू निकल के आया उसमें एक वैल्यू 3 है तो दूसरा वैल्यू 2 है। इसका मतलब x का एक वैल्यू अगर 3 है और दूसरा वैल्यू अगर 2 है ना, x का एक वैल्यू 3 और दूसरा वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब दोनों का दोनों वैल्यू क्या अलग अलग है, अलग अलग है। दोनों क्या समान है, नहीं, दोनों समान नहीं है, दोनों असमान है, दोनों इक्वल नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो क्या हुआ, दोनों का दोनों वैल्यू क्या हो गया, x का जो दोनों का दोनों वैल्यू निकल के आया, एक समीकरण के दोनों जो मूल निकल के आया, ये दोनों मूल समान नहीं है बल्कि असमान है, अलग अलग है। एक 3 है तो एक 2 है। इसके पहले वाले हम लोग कंडीशन में पढ़े थे, देखे थे कि x का दोनों जो वैल्यू आ रहा था वो इक्वल आ रहा था, एक 2 तो दूसरा भी 2। तो उसी तरह से अब इसमें जब सॉल्व किए तो एक वैल्यू 3 आया तो दूसरा वैल्यू 2 आया, मतलब मूल समान है क्या, बिल्कुल नहीं है, मूल समान नहीं है।
तो यहाँ पे मूल समान नहीं है, इक्वेशन के दोनों रूट जो है इक्वल नहीं है। तो ये इक्वल क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जो है वो 0 से ग्रेटर आ गया, 0 से बड़ा आ गया। इसीलिए समीकरण का जब सॉल्व किया गया तो एक्स का दोनों जो वैल्यू आया वो अलग अलग आया, समान नहीं आया, असमान आया। लेकिन हाँ, ये दोनों वास्तविक है। अब कैसे वास्तविक है? तो ये 3 और 2 का एग्जिस्टेंस है, नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। और रूट के अंदर कोई नेगेटिव संख्या नहीं है, ये 3 और 2 एक वास्तविक संख्या है। रूट के अंदर नेगेटिव संख्या आया है क्या ये दोनों का दोनों मूल में? नहीं। तो कहने का मतलब ये जो हो गया, ये समीकरण का जो दोनों का दोनों जो मूल हो गया, ये क्या हो गया? तो वास्तविक हो गया। और साथ ही साथ दोनों समान नहीं है बल्कि असमान है। समान तभी आएगा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से ग्रेटर ना होकर के 0 के इक्वल आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, तभी दोनों मूल समान हो सकता है। तो ये हो गया। अब दूसरे इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें तो दूसरे इक्वेशन में देखा जाए कि भाई क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू हो गया 4, c का वैल्यू हो गया 1। एक्स स्क्वायर के गुणांक को कहा जाएगा a, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं मतलब 1 है, तो a का वैल्यू 1। b x के गुणांक को कहा जाता है जो कि 4 है, c कहा जाता है 1। तो ये अब हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जरा निकाल के देखें कि क्या आ रहा है। तो b का वैल्यू हो जाएगा 4, उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 1 इंटू c का भी वैल्यू 1। ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 4 से 4 एकम 4 मतलब तीनों इंटू करके 4 हो जाएगा और घट के आ जाएगा 12 आया। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना आ गया? 12। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 12 है। अब अगर ये 12 है तो ये 0 से तो बड़ा है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आ गया 12, तो 12 है जो 0 से बड़ा है। तो अगर ये 0 से बड़ा हो गया, 0 से बड़ा हो गया तो इसका मतलब इस इक्वेशन का सॉल्व करने से तो सॉल्व नहीं हो पा रहा, लेकिन बिना सॉल्व किए हम लोग ये बता पाए कि इस इक्वेशन का दोनों जो रूट होगा वो वास्तविक होगा और असमान होगा, रियल होगा और अनइक्वल होगा, है ना। तो 0 से बड़ा है, अतः समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 के दोनों जो मूल है, दोनों मूल वास्तविक भी होंगे एवं असमान होंगे, समान नहीं होंगे, असमान होंगे। और इस समीकरण के दोनों मूल समान नहीं है। यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बड़ा है, तो अतः समीकरण जो है यहाँ पे समीकरण कौन सा था भाई? यहाँ पे समीकरण कौन सा था? तो समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 था, ये इक्वेशन था। तो इस इक्वेशन के दोनों जो मूल हुए वो वास्तविक और असमान होंगे। और निकाल के सॉल्व करके देखे भी है कि दोनों का दोनों वैल्यू जो आया इसका समान नहीं आया बल्कि असमान आया, वास्तविक भी आया और असमान भी आया। तो असमान इसलिए आया क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। तो अगर हमारे सामने कोई इक्वेशन दिया हुआ हो और उस इक्वेशन में बोल रहा है कि इसका नेचर बताओ, तो सबसे पहले बिना सॉल्व किए इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि बिना सॉल्व किए बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ही सिर्फ अगर निकाल लेते हैं तो पता चल जाएगा कि उस इक्वेशन का दोनों रूट का नेचर क्या होगा, प्रकृति क्या होगी, स्वभाव कैसा होगा। कहने का मतलब यह है कि इस रूल से, इस कंडीशन से हमको सिर्फ दोनों मूल की प्रकृति के बारे में पता चलेगी, नेचर पता चलेगा, रूट क्या है वो पता नहीं चलेगा। रूट के लिए हमको या तो फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा या मिडिल टर्म अप्लाई करना पड़ेगा। अब इसका हम दोनों का दोनों रूट का जो वैल्यू है वो निकाल के हम दिखा रहे हैं कि क्या आ रहा है इसका दोनों का दोनों रूट का वैल्यू, ये भी हम दिखाएंगे अभी सॉल्व करके। पहले इतना नोट कर लें। अब इस इक्वेशन का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इस इक्वेशन का जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देख रहे हैं क्या कि तो फैक्टराइजेशन हो नहीं पा रहा, फैक्टर इसका निकल नहीं पा रहा, क्योंकि जोड़ के हमको 4 लाना और इंटू करके 1 आना चाहिए। तो ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो कि ऐसा हो सके। तो जब नहीं है तो फिर श्रीधर आचार्य के फार्मूले को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो श्रीधर आचार्य का फार्मूला है एक्स निकालने का, वो ये बी माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और इस इक्वेशन से हम लोग पा गए थे कि a की जगह 1 है, b की जगह पे 4 है और c के लिए 1 है। अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं हम लोग। माइनस b के लिए 4 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, b के लिए 4 है उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 1 इंटू c का भी वैल्यू 1 बाई 2a, 2 इंटू a का वैल्यू 1। x इक्वल टू -4 प्लस माइनस
ये हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर अंदर वाला 16 माइनस ये 4 बाई 2। तो x इक्वल टू -4 प्लस माइनस √16 से 4 घट जाएगा तो 12 बाई 2 हो जाएगा। फिर x इक्वल टू -4 प्लस माइनस 12 का हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो फैक्टर के फॉर्म में सजा रहे 2 इंटू 2 इंटू 3 आएगा 12 के लिए, 2 दूना 4 तिहाई 12 बाई 2। तो फिर हो जाएगा x इक्वल टू -4 प्लस माइनस यहाँ पे अब जब हम लोग स्क्वायर रूट बाहर निकालेंगे तो 2 हमारा एक पेयर मिल गया 2 का, तो 1 2 बाहर आ जाएगा 2 के लिए, और 3 का पेयर नहीं मिला तो 3 अंदर ही रहेगा, बाई नीचे हो जाएगा 2। अब आ जाते हैं यहाँ पे x इक्वल टू यहाँ पे ये कर माइनस ऊपर में हमारा कॉमन जा रहा 2, यहाँ भी 2 और यहाँ पे भी 2 निकल सकता है कॉमन, तो कॉमन हम निकाल ले रहे 2। तो 2 कॉमन निकाल लेने से यहाँ पे बच जाएगा -2 प्लस माइनस यहाँ पे √3 बाई 2 बच रहा ये। अब ये 2 से ये 2 कट गया तो x का वैल्यू -2 प्लस माइनस √3। तो x का अब 2 वैल्यू यहाँ पे अब हम लोग अलग अलग कर दे रहे हैं, प्लस अलग माइनस अलग, तो -2 प्लस √3 हो जाएगा अलग, और x का दूसरा वैल्यू -2 माइनस √3 हो जाएगा। तो ये हमारा x का दोनों जो वैल्यू निकल के आया ये निकल के आया। अब जो कोई इतना दूर तक पूरा सॉल्व करेगा तो उसको समझ में आएगा। जो उसके बाद यदि कोई यहाँ पे आकर के चला आया तो बहुत जन देखता है कि अरे स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा, तो सोचता है कि इक्वेशन गलत है, सम गलत है, छोड़ देता है। लेकिन नहीं, सम गलत नहीं है, रूट नहीं निकल रहा तो क्या हुआ, यहाँ तक हम लोग करके आए। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे x का जो वैल्यू निकल के आया दोनों का दोनों, ये क्या x का जो दोनों का दोनों वैल्यू, इसमें रूट के अंदर क्या नेगेटिव साइन है, यहाँ पे रूट के अंदर 3 है, यहाँ पे भी रूट के अंदर 3 है, मतलब नेगेटिव नंबर का रूट नहीं है। इसका मतलब ये वास्तविक अवास्तविक नहीं है। रूट के अंदर अगर नेगेटिव साइन अगर आ जाए, अगर यही √3 माइनस रहता ना तो ये अवास्तविक कहलाता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं, मतलब ये वास्तविक मान है, ये एक मतलब कि रियल मान है, इसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये दोनों का दोनों मान समान भी नहीं है, अलग अलग है। -2 प्लस √3 का जो वैल्यू है, -2 माइनस √3 का जो वैल्यू है, दोनों तो अलग अलग दिख रहा है ना। यहाँ पे 2 माइनस में है लेकिन √3 प्लस में है, यहाँ पे 2 माइनस में और √3 भी माइनस में है, तो दोनों का दोनों वैल्यू अलग अलग है। तो दोनों क्या है, दोनों मूल वास्तविक तो है लेकिन समान नहीं है, बल्कि असमान है। और असमान इसलिए आया क्योंकि जब हम लोग यहाँ से b² - 4ac का जब वैल्यू निकाले थे तो 12 आया था इसके केस में, जो कि 0 से बड़ा है। तो जब b² - 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाएगा तो उस इक्वेशन के दोनों जो रूट होंगे उसका नेचर ये होगा कि दोनों मूल वास्तविक होगा, रियल होगा, और असमान होगा, अनइक्वल होगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये दोनों मूल क्या है, तो वास्तविक तो है ही एवं असमान भी है, असमान है ये। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो उसके बाद का जो हम लोग कंडीशन जो पढ़ेंगे, कंडीशन नंबर 3, तो ये अगर बता रहा है कि यदि b² - 4ac का मान अगर 0 से छोटा हो, b² - 4ac का वैल्यू हम लोग अब तक जैसे निकालते हैं वैसे अगर किसी इक्वेशन में निकाल रहे हैं और उस इक्वेशन का वैल्यू अगर 0 से छोटा आ जाए, तो 0 से छोटा अगर आ जाए तो हम लोग वो कहेंगे कि उस समीकरण के दोनों जो मूल होंगे, जो दोनों का दोनों जो वैल्यू निकल के आएगा, जो मूल निकल के आएगा, रूट जो निकल के आएगा, वो दोनों का दोनों रूट अब होगा अवास्तविक एवं असमान। अब होगा अवास्तविक और असमान, असमान तो होगा ही होगा, साथ ही साथ अवास्तविक भी होगा। इसके पहले वह अवास्तविक नहीं आ रहा था, इमेजिनरी नहीं आ रहा था, लेकिन अब इमेजिनरी आने लगेगा। लेकिन कब, जब b² - 4ac का वैल्यू 0 से छोटा हो जाए। तो 0 से छोटा किसको कहते हैं, यहाँ पे बहुत जन को पता होगा, बहुत जन को नहीं पता होगा 0 से छोटा किसको कहते हैं। यहाँ पे जब हम लोग नंबर लाइन पढ़ते हैं ना तो 0 के इस तरफ सारा का सारा पॉजिटिव संख्या बढ़ता है, +1 +2 +3 +3 +4, और 0 के इस तरफ सारा का सारा नेगेटिव संख्या लिखा जाता है इस तरफ। तो 0 के इस तरफ जितना सारा नेगेटिव संख्या जो लिखा जाता है, ये सारी की सारी संख्याएं 0 से छोटी मानी जाती है और पॉजिटिव संख्या को 0 से बड़ा माना जाता है। तो कोई भी संख्या अगर नेगेटिव के रूप में है तो हम कहेंगे कि वो 0 से छोटी है ना, वो संख्या 0 से छोटी है। जैसे अगर हम 5 की बात करें तो ये 5 0 से बड़ा कहलाएगा,
लेकिन जैसे अगर इस 5 के सामने हम नेगेटिव का साइन दे दें तो हम कहेंगे कि -5 हो गया और ये -5 जीरो से छोटा है। तो अगर कोई भी संख्या अगर नेगेटिव में दिख जाए तो हम कहेंगे कि वो जीरो से छोटा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर कोई इक्वेशन हमको दिया हुआ है तो यदि किसी इक्वेशन में b² - 4ac का वैल्यू हम निकाले और निकल के आ गया जीरो से छोटा, मतलब कोई नेगेटिव मान आ गया, तो अगर जीरो से छोटा आ जाए, कोई नेगेटिव अगर मान आ जाए तो हम कहेंगे कि उस इक्वेशन के दोनों मूल अवास्तविक होंगे, मतलब वो रियल नहीं होंगे, इमेजिनरी होंगे। उनका इस पूरे यूनिवर्स में कोई अस्तित्व नहीं है, बल्कि कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है, वो अवास्तविक होगा और साथ ही साथ वो असमान भी होगा, मतलब कि इक्वल नहीं होगा। तो जरा देखते हैं कि ये क्या है, थोड़ा एक एग्जांपल, इसका एग्जांपल हम लोग लेकर के सोचते हैं। तो श्रीधराचार्य का फॉर्मूले से ही हम लोग सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करते हैं। जो फैक्टराइजेशन से सॉल्वेबल है वो भी सॉल्व हो सकता है, जो नहीं है वो भी सॉल्व हो सकता है। तो ये हो गया हमारा श्रीधराचार्य का फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले से हम लोग x के वैल्यूज को निकालते हैं, 2 मान निकलता है तो निकलता है इसी से। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि b² - 4ac का मान हम लोग ले लेते हैं कितना, तो जीरो से छोटा। तो चले यहाँ पे b² - 4ac का मान हम लोग ले लेते हैं -4 ले लेते हैं, -4 ले लेते हैं। तो यहाँ पे -4 क्या है, जीरो से छोटा है, क्योंकि ये तो नेगेटिव मान है ना, तो जीरो से छोटा है। जीरो से छोटा ले लिए, माइनस में ले लिए, कोई भी मान ले लिए माइनस में, तो -4 ले लिए। तो ये हो गया हमारा क्या, जीरो से छोटा। तो x = -b ± b² - 4ac का मान -4 है, बैठा दिए /2। तो x = -b। अब -4 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, हम इसके बारे में हम पहले ही हम बता चुके हैं कि किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। अगर किसी नेगेटिव नंबर के ऊपर अगर स्क्वायर का साइन आ जाता है तो वो वाला नंबर पूरी तरह से इमेजिनरी बन जाता है, पूरी तरह से अवास्तविक बन जाता है। ये हम पिछले क्लास में हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई नंबर सिर्फ -4 है तो ये वास्तविक कहलाएगा, लेकिन अगर इसी -4 के ऊपर अगर रूट का साइन आ गया तो ये अवास्तविक कहलाएगा। मतलब स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। ये हम पिछले क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं इसका। तो कहने का मतलब ये क्या आ गया, -4 जो है रूट के अंदर आ गया, रूट के अंदर जो है नेगेटिव नंबर आ गया। इसका मतलब ये जो रूट निकल के आएगा, ये रूट हमारा क्या होगा, इमेजिनरी होगा। तो इसको हम अलग कर देते हैं, प्लस अलग /2a और माइनस अलग -b -√/-4/2। तो कहने का मतलब ये जो मान आया और ये जो मान आया, इन दोनों मानों में रूट के अंदर नेगेटिव का साइन दिख गया। इसका मतलब ये क्या है, तो अवास्तविक मूल है, अवास्तविक मूल है, इमेजिनरी रूट है। और साथ ही साथ ये दोनों मूल समान नहीं है बल्कि अलग अलग है। देख ले रहे हैं, यहाँ पे जो वैल्यू है और यहाँ पे जो मान है अलग अलग है। यहाँ पे प्लस है, सारा मान तो सेम है दोनों में, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस है, तो दोनों अलग अलग हो गया। मतलब दोनों समान भी नहीं है, दोनों समान भी नहीं है, असमान। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर b² - 4ac का वैल्यू अगर हमारा जीरो से छोटा आ जाए, मतलब कोई नेगेटिव नंबर अगर आ जाए, तो कहने का मतलब उस इक्वेशन का दोनों रूट जो होगा वो इमेजिनरी होगा, दोनों का दोनों रूट जो होगा वो अवास्तविक होगा और साथ ही साथ असमान होगा। तो हम अब तक जब हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करते हैं श्रीधराचार्य के फॉर्मूले से, तो इसमें जो मेन इसका जो पार्ट है, जो रूट के नेचर को डिसाइड कर रहा है, रूट के नेचर को वो बता रहा है, डिस्कस कर रहा है, वो b² - 4ac ही है। b² - 4ac जीरो आ गया तो रूट इक्वल हो गया। b² - 4ac का वैल्यू जीरो से बड़ा आ गया तो रूट इक्वल नहीं हुआ, लेकिन वास्तविक रहा। पहला वाला भी b² - 4ac का वैल्यू जीरो होने से वास्तविक होगा और समान होगा। दूसरे में b² - 4ac का वैल्यू जीरो से बड़ा हो गया तो रूट दोनों का दोनों जो हो गया वो वास्तविक तो रहेगा ही, लेकिन समान नहीं रहेगा, असमान हो जाएगा। और जब b² - 4ac का वैल्यू जब जीरो से लेस हो जाएगा तो उस इक्वेशन के दोनों जो रूट होंगे वो वास्तविक अब नहीं रहेंगे, अवास्तविक हो जाएंगे और साथ ही साथ असमान भी होंगे, इक्वल नहीं होंगे, अनइक्वल हो जाएंगे। तो अब हम लोग इसका एक एग्जाम्पल लेकर के हम लोग समझेंगे। तो कहने का मतलब b² - 4ac का वैल्यू ही एक ऐसा वैल्यू होना चाहिए जिसके कारण इस इक्वेशन का सॉल्व कुछ ना कुछ है, क्योंकि b² - 4ac ही यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट दिख रहा है।
तो इसी बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग किसी इक्वेशन का बिना सॉल्व किए ये बता सकते हैं कि उस इक्वेशन का दोनों रूट जो होगा वो कैसा होगा बिना सॉल्व किए। और हमको जब भी एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है कि इस इक्वेशन के दोनों रूट किस तरह के हैं, तो बिना सॉल्व किए मतलब बिना मूल निकाले, x का बिना मान निकाले हम लोग को बताना पड़ेगा किस तरह से, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के वैल्यू से, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ही ये बता देगा कि दोनों रूट किस तरह के होंगे। हमको रूट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इजीली हो जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर कोई रूट निकालने गया, अगर उसका रूट निकालना पॉसिबल है तो ठीक है, समझ में आ जाएगा। और अगर रूट निकालना पॉसिबल नहीं है तो क्या होगा, उसको समझ ही में नहीं आएगा कि क्या बोले इसको, हम मूल वास्तविक बोले कि समान बोले कि असमान बोले कि अवास्तविक बोले, क्या बोले, और उसमें टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा। इसीलिए अगर रूट का नेचर के बारे में अगर बातचीत हो रही है, चाहे रूट का नेचर निकालना हो, एग्जाम में बोल दिया तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाल करके ही हम लोग समझेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आ गया 0 तो दोनों मूल वास्तविक होगा, समान होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर आ गया 0 से बड़ा तो दोनों जो मूल होगा वो वास्तविक तो होगा लेकिन समान नहीं होगा, असमान होगा। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आ गया 0 से लेस, 0 से छोटा, तो दोनों का दोनों मूल, दोनों का दोनों रूट जो होगा उसका वो अवास्तविक होगा और असमान होगा, इमेजिनरी होगा एंड अनइक्वल होगा। आई बात समझ में? तो ये हो गया हमारा इसका थर्ड कंडीशन। अब इसके ऊपर एग्जाम्पल समझेंगे। अब एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। जैसे मान लें कि हमारा एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस मान लेते हैं कि 7 है, ठीक है, 2x प्लस 7, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0, ये हमारा एक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में बोल रहा है क्या कि इस इक्वेशन के दोनों मूल की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ द रूट्स क्या है, ये बोल रहा है। तो बहुत बच्चों के दिमाग में ये बात रहता है कि वो रूट्स के नेचर के बारे में पूछा है तो सबसे पहले रूट जानना बहुत ज़रूरी है। तो रूट क्या करते हैं, वो इसका सॉल्व करते हैं। उनको पता है कि हाँ एक्स का वैल्यू जो निकल के आता है वही रूट कहलाता है, तो एक्स के वैल्यूज का सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। सॉल्व जब करते हैं तो यहाँ पे इसका फैक्टर नहीं समझ में आता है तो सॉल्व नहीं हो पाता है, फिर दिमाग उनका खराब हो जाता है, छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि सम गलत है। या फिर श्रीधराचार्य का फार्मूला अप्लाई करते हैं और रूट के अंदर नेगेटिव का साइन जब वो देख लेते हैं तो भी सोचते हैं कि अरे ये सम गलत जा रहा है, छोड़ देते हैं, नहीं बता पाते। तो ये बिना सॉल्व किए हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका दोनों का दोनों रूट जो होगा वो किस टाइप का होगा, कैसा होगा, है ना, किस टाइप का होगा, कैसा होगा, दोनों रूट का नेचर कैसा होगा। भले मूल क्या होंगे ये पता नहीं चलेगा लेकिन रूट के नेचर को जरूर हम लोग बता सकते हैं। तो अगर एग्जाम में रूट का नेचर पूछ दिया तो बिना सॉल्व किए, मतलब एक्स का बिना वैल्यू निकाले, बिना मूल को निकाले हम लोग बता सकते हैं। और वो कौन बताएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू। तो हम लोग सबसे पहले इक्वेशन से बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे कि क्या आ रहा है। तो इस इक्वेशन में a का वैल्यू एक्स स्क्वायर के सामने के गुणांक को कहा जाता है a। तो a हो गया, मान लेते कि यहाँ पे 3 भी लगा देते हैं तो 3 हो गया, ये a का वैल्यू 3, फिर b का वैल्यू कितना हो जा रहा तो 2, फिर c का वैल्यू कितना हो जा रहा तो 7 हो जा रहा, ठीक है ना। अब हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो b की जगह पे आ जाएगा 2 उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 3 इंटू c का वैल्यू 7। तो अब ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये 4 3 12, 12 7 84 हो जाएगा और ये दोनों घट के हो जाएगा -80। तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू हमारा हुआ, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो आया वो -80 है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान -80 है और ये 80 क्या है, 0 से क्या है, छोटा है, 0 से छोटा है क्योंकि नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर्स ग्रेटर स्मॉल दैन 0 होता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू -80 आया, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान -80 हुआ जो कि 0 से छोटा है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 से छोटा आ जाए तो बस कंडीशन को देख लेंगे कि कंडीशन क्या बता रहा। तो कंडीशन ये बता रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 से छोटा आ जाए तो वो मूल दोनों का दोनों रूट जो होगा वो अवास्तविक होगा और असमान होगा, मतलब इमेजिनरी और अनइक्वल रूट होगा। तो हम कहेंगे कि अतः समीकरण
3x² प्लस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0 के दोनों मूल वास्तविक एवं अवास्तविक एवं अवास्तविक एवं असमान होंगे। दोनों का दोनों मूल इसका जो होगा वो रियल नहीं होगा बल्कि इमेजिनरी होगा, अवास्तविक होगा और समान भी नहीं होगा बल्कि असमान होगा। अब अगर इसका हम लोग सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा यहाँ पे कि श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला अप्लाई करके अगर हम लोग इसका सॉल्व करें तो यहाँ पे कुछ समझ में आएगा बाई 2a। तो x इक्वल टू माइनस बी के लिए हमारा 2 है, बैठा दिए, प्लस माइनस √b²। तो b के लिए 2 है, उसका स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 3 इंटू c का वैल्यू कितना है तो 7 बाई 2a। तो 2 इंटू a का वैल्यू 3 हो गया। तो x इक्वल टू -2 प्लस माइनस √2 का स्क्वायर 4 और ये सारा इंटू करेगा तो 84 हो जाएगा बाई 6। तो x इक्वल टू -2 प्लस माइनस ये जब अंदर घटेगा तो -80 हो जाएगा बाई 6। तो रूट के अंदर नेगेटिव संख्या, तो रूट के अंदर नेगेटिव संख्या का आ जाना ही कहलाता है कि ये जो रूट है, ये जो मूल है, ये मूल क्या होगा तो ये अवास्तविक होगा, ये इमेजिनरी रूट होगा, काल्पनिक संख्या होगी। इस तरह की संख्या का कोई अस्तित्व तो नहीं है, जस्ट कल्पना किया जाता है, इमेजिन किया जाता है कि इस तरह की संख्या हो तो क्या होगा, तो ये कहलाता है। तो ये हो गया हमारा क्या, अगर b² - 4ac का वैल्यू अगर 0 से छोटा हो जाए तो दोनों का दोनों रूट अवास्तविक होगा और असमान होगा। आई बात समझ में? तो हम लोग ये तीनों कंडीशन देख लिए। अगर हम लोग किसी भी, जैसे अगर इस इक्वेशन का हम लोग सॉल्व अगर करके इसका x का वैल्यू निकालना चाहें तो फैक्टर तो नहीं निकल पा, फैक्टर नहीं निकल रहा, इसीलिए श्रीधर आचार्य का फार्मूला अप्लाई किया और श्रीधर आचार्य के फार्मूले में दिख रहा है कि रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ गया। तो रूट के अंदर नेगेटिव साइन का आ जाना ही वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। यहाँ से x का 2 वैल्यू निकल जाएगा, x का 2 वैल्यू निकलेगा, इमेजिनरी निकलेगा, लेकिन x का 2 वैल्यू निकलेगा एक प्लस के रूप में एक माइनस के रूप में लेकर के। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये हो गया हमारा क्या, एक इमेजिनरी रूट। अगर इसको हम लोग और आगे अगर सजाए -2 प्लस माइनस √-80 को अगर हम लोग और आगे अगर सजाए तो क्या हो जाएगा, बताए थे हम कि 80 इंटू -1 करते हम लोग, क्योंकि -1 वो संख्या है जिसके कारण ये नेगेटिव बन रही है, हम पिछले क्लास में समझाए थे। बाई ये हो जाएगा 6। तो x इक्वल टू -2 प्लस माइनस ये 80। अब इसको हम लोग रूट से अलग कर दे रहे, दोनों को, दोनों ही संख्याओं को रूट से अलग कर दिए, √80 को अलग, √- को अलग, बाई 6। तो x इक्वल टू -2 प्लस माइनस 80 का जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ऐसा कुछ आएगा, इंटू रूट माइनस मतलब माइनस का √1 जो है, तो इसके लिए हम लोग i बैठाते हैं, हम बताए थे क्लास में कि i बैठाया जाता है बाई 6, i फॉर इमेजिनरी नंबर। तो -2 प्लस माइनस 2 के लिए 1 2, फिर नेक्स्ट 2 के लिए 1 2 और 5 का पेयर नहीं बना तो जैसा वैसी रहा, इंटू i रहा बाई 6। तो x इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 दूना 4 i √5 बाई 6, i को पहले कर दी। तो अब यहाँ से अगर हम लोग 2 कॉमन लेकर के काट भी देना तो भी यहाँ से x का 2 वैल्यू हमको नजर आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले रहे, तो -2 प्लस माइनस ये 2i √5 बाई 6 हो जाएगा। तो 2 से 6 कट गया 3 बार में, तो x का मान यहाँ से -2 प्लस माइनस 2i √5 बाई 3। अब यहाँ से हम लोग अलग कर सकते हैं, x इक्वल टू -2 प्लस अलग करके 2i √5 बाई 3 अलग, और x का दूसरा मान -2 माइनस एक माइनस लेकर के, एक बार माइनस लेकर के 2i √5 बाई 3। ये i देख करके ही हम बता देंगे, किसी भी संख्या के साथ अगर i लग गया है तो कहेंगे कि वो इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि i स्टैंड्स फॉर इमेजिनरी नंबर एंड द वैल्यू ऑफ i इज √-2। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब ये हुआ अवास्तविक मूल की कहानी। हम लोगों को उतना नहीं ध्यान रखना है, सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि b² - 4ac का वैल्यू क्या आ रहा। b² - 4ac का वैल्यू अगर आ गया 0 तो दोनों मूल वास्तविक होगा, समान होगा, रियल होगा और इक्वल होगा रूट।
अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से अगर बड़ा आ जाए, ग्रेटर आ जाए, तो दोनों का दोनों रूट जो होगा उसका अनइक्वल होगा और रियल होगा, वास्तविक होगा लेकिन समान नहीं बल्कि असमान होगा। और अगर दोनों बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर आ जाए 0 से छोटा, तो उस इक्वेशन के दोनों जो रूट है, दोनों के दोनों जो मूल है, x का जो दोनों वैल्यू निकल के आएगा, वो दोनों का दोनों वैल्यू समान माने कि ये रियल नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा बल्कि अवास्तविक होगा और असमान होगा, रियल नहीं होगा, इमेजिनरी होगा और अनइक्वल। बस यही 3 कंडीशन है जिसमें इक्वेशन का दोनों रूट का नेचर क्या आएगा, बिना इक्वेशन को सॉल्व किए जान सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac के वैल्यू को निकाल करके। आई बात समझ में? ये हुआ इसका पूरा थ्योरी। यहाँ हम 2 कॉमन लिए तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 2 2 कट गया, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा।